तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है अमावस्या की रात। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। गांव के शोर पर स्थित वह पुराना घर, जहां अब कोई नहीं रहता था, हमेशा एक रहस्यमयी आकृति का केंद्र बना रहता। लेकिन आज अमावस्या की रात थी। आसमान पर तारे गायब थे और सन्नाटा हर कोने में फसरा हुआ था। राहुल, जो कि शहर से गांव आया था छुट्टियां मनाने और गांव की शांति का अनुभव करने, गांव की सादगी और ताजगी उसे बहुत ही भाती थी। जब शाम को उसने सोचा थोड़ी देर टहलने निकल जाऊं, गांव की पंग डंडियों पर चलते हुए वह अपने पुराने दोस्तों से मिलता, उसके साथ बातें करता। सब कुछ सामान्य चल रहा था। गांव के बच्चे चौपाल पर खेल रहे थे और महिला घरों के कोने में बैठी रसोई की तैयारी कर रहे थे, मतलब खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। राहुल ने अचानक ध्यान दिया कि पुराना पेड़ जिसके नीचे वह बचपन में खेला करता था, वो भी विशाल यानी बड़ा हो गया था। उसने वहां पर रुककर एक पल के लिए आंखें बंद कर अपनी यादों को पुरानी ताज़ा किया। अमावस्या की रात को बाहर मत घूमना, दादी जी ने उसे टहलने से पहले चेतावनी दी थी। लेकिन राहुल ने तो इसे हंसी में उड़ा दिया। रात गहराने लगी। ये जो कि भौंक रहे थे, उनकी आवाज़ धीरे धीरे बंद हो चुकी थी रात में। राहुल, जो कि टहलने के बाद अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब तक सभी कुछ सामान्य था। राहुल ने सोचा अब बहुत देर हो चुकी है। उसने घर लौटने का मन बनाया। ये तो पता ही नहीं चला कब रात गहरी हो चुकी थी और ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी। गांव की पगडंडियों अब वीरान लगने लगी थी। चांद का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। सिर्फ पेड़ों की छाया दिख रही थी, जो हवा में हिलते हुए अजीब सी आकृतियां बना रही थी। जैसे ही राहुल उस पुराने बरगद के पेड़ से गुजरा, उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा है। उसने परत कर इधर उधर देखा, शायद हवा का खेल होगा। उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नज़र पेड़ की एक शाखा पर गई। पेड़ की शाखा पर कुछ हलचल हो रही थी। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन घने पत्तों के कारण कुछ ध्यान से दिख नहीं रहा था। कौन है वहाँ? राहुल ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सन्नाटा था। बस पत्तों की सरसराहट और हवा की आवाज़। राहुल ने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे भारी हो गए। अचानक पेड़ के नीचे से एक परछाई निकली। वह आकृति थोड़ी सी ऊंची थी। वह इंसानी आकृति नहीं लग रही थी। वह धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने सांसें थाम ली। परछाई ने कुछ कहा, लेकिन वह शब्द अस्पष्ट और गूंजते हुए थे। राहुल का शरीर अब कांपने लग रहा था और वह अंदर से बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जमीन से वह भागा, उसे लगा वह जमीन से चिपक गया है। उस आकृति को और करीब आते ही उसकी झलक थोड़ी साफ हुई। वह पूरी तरह धुंधली थी, जैसे धुएं से बनी हो। उस आकृति की आंखें नहीं थी, लेकिन राहुल को ऐसा लगा कि वह उसे ही घूर रही है। फिर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? लेकिन राहुल के गले तक तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तभी वह परछाई अचानक हवा में गायब हो गई और उसके साथ ही एक ठंडी लहर राहुल के पास से गुजरी। राहुल अब घर की ओर भागा और घर पहुंच गया था, लेकिन वो परछाई और वो आवाज़ उसके मन से हट ही नहीं रही थी।
वह पूरी तरह से सहमा हुआ था। बार बार खिड़की से बाहर देखता, सोचता ये उसने क्या देखा है। वही गांव की शांत रात अब और भी डरावनी लग रही थी। हर सांस की आवाज़, हर कोई आवाज़ उसे डरा रही थी। राहुल ने अपना दिल को समझाया और सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही वही परछाई उसकी सोच में आने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? यही सवाल उसके कानों में गूंज रहा था। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वह सवाल उस परछाई ने उससे क्यों पूछा। रात को करीब 12 बजे राहुल के दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और दरवाजे के बाहर देखा, लेकिन दरवाजे के बाहर तो कोई नहीं था। उसने फिर से अपने डर को शांत करने की कोशिश की। ये सब मेरी कल्पना है और कुछ नहीं, उसने अपने आप को समझाया। लेकिन तभी खिड़की पर जोर से दस्तक हुई। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास गया और खिड़की खोली, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। ठंडी हवा का झोंका एक उसके ओर आया और दीपक की लो मद्धम पड़ गई। ट्रेन में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। राहुल ने खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर चुपचाप बैठ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कुछ अजीब हो रहा है। उसे लगा कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है। उसने एकदम से चारों ओर देखा, लेकिन कमरा सिर्फ अकेला वही था। उसने हिम्मत की और दीपक के पास रखे पानी के गिलास को उठाकर पानी पिया, लेकिन तभी गिलास उसके हाथ से अचानक छूट गया। उसकी नज़र दीवार पर गई, जहाँ परछाई का एक धुंधला असर गूंज रहा था। राहुल तभी घबराकर पीछे हट गया। वह परछाई अब अजीब से बोलने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल भी साफ नहीं थी और ना ही साधारण थी। तुमने इसे छुआ क्यों? क्या किया? राहुल का गला सूख गया। तुमने इसे छुआ क्यों? आवाज़ और तेज हो गई। राहुल तो बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन सी और किस बारे में बात कर रही थी। अचानक उसके दिमाग में वही पुराना बरगद का पेड़ ख्याल में आया। हाँ, ये सब उस पेड़ से जुड़ा हुआ है, उसने सोचा। उसे याद आया कि बचपन में वह अपने दोस्तों के साथ उसी पेड़ के नीचे खेला करता था। दादी ने हमेशा उसे वहाँ जाने से मना किया था, लेकिन उसने कभी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। राहुल को अब ये समझ आ रहा था कि वह परछाई उस पेड़ से जुड़ी हो सकती है, लेकिन क्यों? अगली सुबह राहुल को ने गांव के सबसे बुजुर्गों से पूछा। गांव में एक बाबा श्यामलाल, जो कि बहुत बुजुर्ग थे। राहुल ने उनसे मिलने का फैसला किया। अंत में बाबा को गांव की हर एक कहानी पता थी। राहुल उसके घर गया और एक एक कर सारी घटना उसे बताई। बाबा एकदम चुप। थोड़ी देर बाद बाबा ने गहरी सांस ली और बोला, वह पेड़ एक पेड़ नहीं है बेटा, वह एक सीमा है। जहाँ ऐसी स्थान है जहाँ हमारी दुनिया और परेशानियों की दुनिया, मतलब भूत प्रेतों की दुनिया अलग होती हैं। जो भी उस सीमा से लंघता है, मतलब गुजरता है, वही उसकी नज़रों में आ जाता है। राहुल के सुनकर एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया बाबा, बाबा बोला। और बचपन में शायद तुमने कुछ ऐसा किया, मतलब जो उसकी दुनिया को खलल पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। बाबा ने उसे समझाया और चेतावनी दी कि वह रात को अकेले बाहर ना जाए। उन्होंने उन्हें एक तावीज़ दिया और कहा, राहुल को ये तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन सच का सामना
तुम्हें अब खुद करना होगा। अगली रात राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस बरगद के पेड़ के पास गया। उसे लगा कि वह सवालों के जवाब पाए बिना चैन से बैठ ही नहीं पाएगा। जो बाबा ने उसे ताबीज दिया था वही अपने गले में पहनकर वह पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बहुत ही ज़्यादा रात थी। समय था तकरीबन 12 का, 1 का हो सकता है। में तो एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ की शाखा फिर से सरसराने लगी और वही परछाई फिर से उतरी। अब वह उस पेड़ के पास स्पष्ट दिख रही थी। उसका फेस यानी चेहरा बहुत ही गहरा और उसकी आंखें लाल थीं। तुम यहाँ फिर से आ गए हो? परछाई ने पूछा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? राहुल ने हिम्मत कर कर कहा। परछाई उसे ही देखती रही। कुछ देर बाद उसने कहा, अपने बचपन में यहाँ खेल खेला था ना? हमारे दोस्तों ने एक प्रतिज्ञा तोड़ी थी, उसी की कीमत अब तुम्हें चुकानी पड़ेगी। राहुल को धीरे धीरे याद आने लगा। बचपन में उसने और उसके दोस्तों ने उस पेड़ के नीचे एक पुरानी मिट्टी के घड़े को तोड़ा था। घड़े के टूटने के बाद दादा दादी ने कहा था कि उसने उस पेड़ को के नीचे से जो आत्माएं हैं उनको आज़ाद कर दिया है। लेकिन तभी बच्चे थे, उन्होंने इतना ध्यान में नहीं लिया। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, राहुल ने कहा। मैंने जो किया वह गलत था। परछाई फिर से उसे ही देख रही थी और चुप थी। राहुल अब परछाई के सामने खड़ा था। राहुल की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने फिर भी माफ़ी मांगी। फिर उसने फिर से कोशिश की। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की। मैं इसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं वादा करता हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दो। परछाई चुपचाप उसे देख ही रही थी और उसकी धुंधली आकृति अब और भी गहरी होती जा रही थी। कुछ टाइम के लिए वहाँ का माहौल एकदम चुप्पी में डूब गया था। फिर एक गुस्से से और गूंजती हुई आवाज़ आई, काफ़ी योग्य बनने के लिए समय बीत चुका है। तुम्हें पता भी है वो मिट्टी के घड़े में क्या था? उस मिट्टी के घड़े में हमारा आखिरी लाल दुपट्टा था जो तुमने अमावस्या की रात को तोड़ दिया था। घड़ा। राहुल ने घबराकर कहा, नहीं ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो। परछाई ने ठंडे आवाज़ में कहा, जो किया गया है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तुमने जो तोड़ा था वह एक घड़ा नहीं, तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच लाल दुपट्टे में लिपटा हुआ संतुलन था। किया गया है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। आत्मा फिर से बोली, अब संतुलन कभी वापस नहीं आ सकता और तुम्हें इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी ने जकड़ लिए। उसे ऐसा महसूस हुआ उसका शरीर पूरा कांप रहा था और उसके शरीर से पसीना टपक रहा था और वह महसूस कर रहा था कि कुछ उसकी आत्माओं को अपनी ओर खींच रहा है। परछाई ने धीरे धीरे उसकी ओर हाथ बढ़ाया। परछाई ने उसके दिल में छेद किया और उसका दिल बाहर निकाल लिया। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। परछाई ने उसे अपनी धुंध में लपेट लिया। चारों ओर अंधेरा छा गया। राहुल की आंखें एक आखिरी बार चमकी और फिर गायब हो गईं। गांव में हर तरफ हलचल मच चुकी थी। राहुल का तो कोई पता ही नहीं था। उसकी दादी और गांव के लोग उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन वह जैसे हवा में विलीन हो गया हो, गायब हो गया हो। गांव के कुछ लोगों ने कहा, मैंने उसे बरगद के पेड़ के पास जाते हुए देखा था, और कुछ ने कहा, मैंने गांव की
बरगद के पेड़ के पास अजीब सी रात को आवाज़ें सुनी थी, लेकिन कोई बाहर आके देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बाबा श्यामलाल को सब पता चल गया था। बाबा श्यामलाल ने कहा, उसने गलती की थी, उनकी और हमारी दुनिया की सीमा तोड़ी थी। अब वह उसकी दुनिया का ही हिस्सा बन चुका है, उसे वापस लाना असंभव है। उसकी दादी चिल्लाई, रोने लगी। बरगद का पेड़ अब पहले जैसा ही खड़ा था, लेकिन अब वहाँ अजीब सा सन्नाटा था। उसकी शाखाएं हवा में ऐसे सहरा रही थी जैसे वह कुछ कहना चाहती हूँ। राहुल का कभी कोई भी सुराग नहीं मिला। गांव वालों का कहना है कि उसे उस बरगद के पेड़ ने ही निगल लिया है। अब वह गायब हो गया था, जैसे कभी था ही नहीं। गाँव के लोग अब ये भी कहते हैं कि अमावस्या की रात, उस रात पेड़ के पास से एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती है, तुम भी आ जाओ यहाँ पे। उस रात कोई भी बाहर नहीं निकलता है। ये सदियों से चल रहा है। राहुल का आज भी कोई पता नहीं चला, जैसे वो दुनिया में था ही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियो के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।